कत्ल करने की तो मानो भारत में रेस लग गई है। और भारत में जो महिलाएं हैं जो कत्ल कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हर दिन वो इस तरीके से कत्ल करती हैं कि मानो हर कत्ल में लगता है कि उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। और फिर से जो अगली कत्ल होती है उसमें लगता है कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक और दहशत फैलाने वाला और रिश्तों नातों को झकझोर देने वाला कत्ल महिलाएं आजकल कर रही। मैंने आपको बताया ही था, इधर कई कत्ल के बारे में मैंने आपको बताया। आप चाहे राशि का नाम ले लो, चाहे रूबी का नाम ले लो, चाहे नीतू का नाम ले लो, इन सब लोगों ने एक से एक तरीका आजमाइश करके कत्ल किया है जो एक आम आदमी, साधारण आदमी के सोच से भी परे। अब आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुन के दंग रह जाओगे, और इसके सुनने के बाद आपको दुनिया के किसी भी रिश्ते नाते पे भरोसा नहीं रह जाएगा, यकीन मानिए। यह कहानी है जयपुर की, और जयपुर की रहने वाली एक आयुषी नाम की लड़की, जिसका एक छोटा भाई है, वो मेंटली मतलब मानसिक रूप से बीमार है। उसके पिता जिनका नाम विजय है, और वो विजय जयपुर के हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में क्लर्क के काम करते थे। पिता की 2 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी, और उस मौत के बाद सरकारी नियम है कि अनुकंपा के आधार पर घर में एक किसी को नौकरी मिलता है। आयुषी उस समय मात्र 12वीं कक्षा पास की थी। पिता के देहांत के बाद उसने अपना विचार अपनी माता से जाहिर किया कि पिताजी के जाने के बाद अब वो नौकरी जो है पिताजी का, वो मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। माँ जो हमेशा अपने बच्चों के बेहतरी के लिए सब कुछ करती है, इस माँ ने भी वैसा ही कुछ किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये बहुत सुंदर बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वो 12वीं पास भी कर चुकी थी, बालिग भी हो चुकी थी, तो उस नौकरी के लिए वो एलिजिबल भी थी। अब क्या होता है कि इतने में एंट्री होती है उनके मामा का। किसके मामा का? आयुषी के मामा का। आयुषी के मामा कहते हैं अपनी बहन से कि बहन, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? जो रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से मुझे लगता है अभी वो 45 या 50 साल की होंगी, तो अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी हुई है, और बेटी को अगर नौकरी मिल जाए और शादी करने के बाद जब ये ससुराल चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास एक बच्चा भी है जो मानसिक रूप से बीमार है, इसका भी देख रेख तुमको करना होगा। फिर तुम अपना भी ख्याल करो, बेटी टैलेंटेड है, पढ़ने में अच्छी है, वो खुद भी नौकरी कर ले सकती है। मामा की बात मां को समझ में आ गया, और उन्होंने ये तय किया कि ये नौकरी उन्हें ही कर लेनी चाहिए। और इस आधार पे, अनुकंपा के आधार पे, राजस्थान हाई कोर्ट में उसकी मां, जिनका नाम नीरज शर्मा है, उन्होंने नौकरी कर लिया। लेकिन कहते हैं कि जब मां को नौकरी पिता का मिल गया, तो बेटी को ऐसा लगने लगा कि मां ने उसका हक मारने का काम किया है। ये नौकरी बेटी को मिलनी चाहिए जो मां ले ली है। और उस दिन से मां और बेटी के संबंध जो है, जबकि वो देखिए अभी लड़की जवान हुई ही है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उम्र की हो गई, वो मां से नफरत करने लगती है। और नफरत इस कदर करने लगती है कि वो घर छोड़ के चली जाती है। उसके पिता ने अपने नौकरी के बदौलत 2 मकान जयपुर में बनाए थे।
एक नया मकान जिसमें पूरा परिवार ये रह रहा था, और एक और पुराना मकान था, उस मकान में जाके आयुषी रहने लगती है। अब उस मकान में तो रहने लगती है, लेकिन उसके मन से वो जो खीज है, जो दुख है कि मेरी मां ने मेरा अधिकारों का हत्या किया है और ये पिता की नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, ये बात उसके दिमाग से नहीं जाती। उसी मकान के पड़ोस में उसका ताऊ, ताऊ कहते हैं पिता से जो बड़े वाले भाई होते हैं उनको ताऊ कहा जाता है, और पिता से जो छोटे वाले भाई होते हैं उनको चाचा कहा जाता है। तो जो ताऊ थे वो ताऊ बगल के ही मकान में रहते थे। उस ताऊ का नाम मोहनलाल था, मोहनलाल शर्मा। उनका एक बेटा था जिसका नाम था बलराम। बलराम से ये उसकी जो चचेरी बहन थी इसका ठीक पड़ता था। तो इसने बात बात में एक दिन अपने भाई को कहा कि भाई मुझे मेरी मां का कत्ल करना है, क्योंकि अगर वो मर जाएगी तो अनुकंपा के आधार पर उसकी नौकरी मुझे मिल जाएगी। उसका जो चचेरा भाई था उसने कहा कि पहले तो उसने समझाया बुझाया कि अरे पागल तू क्या सोच रही है, तू क्या करना चाह रही है, तेरा दिमाग क्या हो गया है। लेकिन बाद में उसने एक गेंद डाला उसके मन में, ये जानने के लिए कि अगर इसको मैं मदद करूं तो ये क्या मुझे कुछ देगी या सिर्फ अपने लिए बात कर रही है। तो उसने कहा कि तुम्हारी मां मर जाएगी तो तुमको तो नौकरी मिल जाएगा, तुमको ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसका भाई मानसिक रूप से विकलांग था, शारीरिक रूप से विकलांग था। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आयुषी का ही हो जाना था। और प्रॉपर्टी कितनी थी वो सुनिए, 2 घर तो जयपुर में हो गया, 5 बीघा जमीन जयपुर आगरा हाईवे पे था उसका। सोचो कितने करोड़ों की संपत्ति होगी। ये सब बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं। तो उसने कहा, आयुषी ने, जब उसका भाई ने कहा कि जब तुमको तो नौकरी मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा, तो उसका भाई आयुषी ने उसको जवाब दिया कि तुमको मैं वो आगरा वाला जो प्रॉपर्टी है रोड पे हाईवे पे 5 बीघा, वो मैं तुमको दे दूंगी। अब उसके मन में, बलराम के मन में भी आता है लोभ, माँ इसकी है, प्रॉपर्टी मर जाएगी तो मुझे भी मिलेगा, तो इसको मदद करने की सोचते हैं। बलराम ने अपने पिता मोहनलाल से बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, और ये कहती है कि वो सारा प्रॉपर्टी जो है 5 बीघा जमीन जयपुर आगरा हाईवे पे वो हमें दे देगी, तो क्या करना चाहिए। अब उसके पिता को भी 5 बीघा जमीन का लोभ लगा, और वो भी अब हो गए उस साजिश का हिस्सा। यानी अब 3 लोग मिलकर के आयुषी के मां का कत्ल करने का साजिश शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो इन लोग तय करते हैं कि देखो, कत्ल ऐसा होना चाहिए कि वो नेचुरल डेथ लगना चाहिए, प्राकृतिक रूप से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा लगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये मर्डर हुआ है, ये कत्ल हुआ है। क्योंकि जैसे ही अगर मर्डर और कत्ल का सुराग मिल जाएगा तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इन लोगों ने बैठ के गहन चिंतन और मनन किया, और उसके बाद ये लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे। और वो कंक्लूजन ये था कि उसकी मां, एक तो वो हर दिन जाती थी कोर्ट जॉब करने, दूसरा वो अपने बेटे को जो विकलांग था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसको अक्सर वो डॉक्टर के यहां ले जाकर के दिखाती थी। तो इन लोगों ने तय किया कि चलो इसके लिए कुछ गुंडे हायर करते हैं। तो वो लोग भरतपुर के रहने वाले थे, तो उसका ताऊ और उसका जो चचेरा भाई था बलराम, ये लोग भरतपुर जाते हैं और वहाँ से 4 गुंडों को हायर करते हैं, जिसमें 7 लाख रुपया उन लोगों को देने की बात कही गई। और बाद में ये तय हुआ कि इसको थार गाड़ी से हम कुचल के मार देंगे, ताकि लोगों को लगे कि ये तो एक नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंट, ये एक घटना है ना।
ये तय हो गया। अब जब तय होता है तो वो 4 लड़के और 3 ये, अब 7 लोग इस घटना को अंजाम देने के लिए काम करने लग गए। अब जब काम करने लग गए तो एक लड़का मोटरसाइकिल पे, 2 लड़का मोटरसाइकिल पे लगातार नीरज शर्मा जो आयुषी की मां थी उसके घर के सामने ये पहरा देने लगा कि वो उसका पहले 1 महीना तक रेकी करेंगे, कब जाती है, कितने बजे जाती है, ये सारी चीजें, और जब वो वहां से पैदल चल के जाए उसी समय धक्का मार देंगे, मर जाएगी। तो जी ये पूरा प्लानिंग करने के बाद एक थार लाई गई और उस थार से पहला दिन एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई। बहुत तेज से गाड़ी आई और किस्मत उसकी अच्छी कि बगल से कोई एक गाड़ी आ गई कि उसकी मां को वो गाड़ी धक्का नहीं मार पाया, लेकिन वो गाड़ी बहुत तेज निकल गई। अब इसकी मां के दिमाग में लग गया कि कोई मुझे मारना चाहता है। अब वो महिला ऑफिस से छुट्टी लेके घर में नजरबंद हो गई कि मुझे तो कोई मारना चाहता है। जब वो नजरबंद हो गई तो वो घर से बाहर न निकले। अब इधर आयुषी पागल, भाई पूरा लौ लश्कर लेकर के तैयार, और इधर मां घर से बाहर निकल नहीं रही है। अब मारे तो मारे कैसे? तब ये क्या करती है कि अब वो गाड़ी चेंज करती है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भाड़े पर लेती है। मतलब वो पूरी गैंग जो है वो भाड़े पे लेती है, और वो गाड़ी भाड़े पे लेती है राजस्थान से किसी से। गाड़ी भाड़े पे लेने के बाद तय ये हुआ कि जब वो निकलेगी तो उस दिन उसको खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट से मार देंगे। मां निकली नहीं। उसके बाद आयुषी ने क्या किया, उन गुंडों के माध्यम से कभी नींबू, कभी मिर्ची, कभी ये, कभी वो घर में फेंकवाने लगी कि कहीं भूत भूत के चक्कर में, उसके डर से या काला जादू के डर से तो मां घर से निकले, कोई साधु संत के लिए जाने के लिए तो घर से निकले, लेकिन मां निकली नहीं। लगभग 1 महीना बीत गए। उसके बाद उसकी मां घर से निकलती है, और जब उसकी मां घर से निकलती है, ये लोग तो लगे हुए थे, निकलती है अपने बेटे को डॉक्टर के यहां दिखाने के लिए। वो जाती है डॉक्टर के यहां, तो जब जाती है तो ये सोचते हैं ये लोग कि अब बच्चा भी है साथ में, अगर बच्चे के साथ मार दिया तो बड़ा गड़बड़ है, तो बच्चा न मर जाए, इसके चक्कर में इसने क्या किया कि आयुषी जो है उसको तो पता है कि मां हॉस्पिटल में है, बच्चे के साथ है, क्योंकि अब अस्पताल के सामने भी एक लड़का बैठा हुआ है, एक लड़का बाइक पे बैठा हुआ है, उधर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है कि पहले दरवाजे से जैसे ही वो निकलेगी फोन करेंगे, बाइक वाला उसको इन्फॉर्म करेगा स्कॉर्पियो वाला, और स्कॉर्पियो वाला उड़ा के चला जाएगा। ये पूरी तैयारी बनी हुई है। अब मां कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ निकल जाए, निकल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या करती है, आयुषी उसी समय अपनी मां को फोन करती है कि मां मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। अब वो मां है, उसको बेचारी को लगती है, नीरज शर्मा को ये लगता है कि बेटी है, इतना दिन से नाराज है, हो सकता है घर वापस आने के लिए कहे। तो उसने कहा कि देखो मैं थोड़ा सा समय, मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूं, बच्चे को दिखाना है, उसका थेरेपी चल रहा है, और आधा 1 घंटे के बाद मैं आ जाऊंगी। तो उसने बोला कि नहीं, तुम अभी आओ, मुझे अभी बात करनी है। तो माँ ने सोचा कि चलो चलते हैं, जब तक उसका थेरेपी हो जाएगा इतने देर में हम उससे बातचीत करके वापस आ जाएंगे। वो निकलती है अस्पताल से, दरवाजे पे बैठा हुआ लड़का फोन करता है जो मोटरसाइकिल पे है, मोटरसाइकिल वाले ने इशारा कार वाले को किया। कार पहले से खड़ी हुई थी स्कॉर्पियो, और इसकी मां जो है नीरज शर्मा रोड के साइड से चल रही थी। वहां पे गाड़ी तेज एकदम फुल स्पीड में 100 में आती है और मां को उड़ा के चली जाती है। इधर की वो उधर जाके गिरती है दूसरे साइड में, और वहां स्पॉट डेथ हो जाता है और गाड़ी भाग जाती है। चलो, मां की किस्सा खत्म, कहानी खत्म। अब क्या होता है कि डेड बॉडी को
भरतपुर ले जाया जाता है। बीच में ये बेटी आती है, इसको खबर मिलता है, मतलब खबर मिलने का ढोंग होता है। खबर मिलने के बाद वही रोना धोना तमाशा जो होता है वो फुल ऑन ड्रामा, जिसमें कि दुनिया को किसी को ना पता चले कि कुछ गड़बड़ है, वो करती है। लेकिन वो जो 1 साल पहले पिता की डेथ हुई थी और अभी मां की डेथ हुई है, आयुषी का जो व्यवहार था, उस व्यवहार से उसके मामा जी को शक हुआ, नीरज शर्मा के भाई को। और उसके मामा जी को लगा कि अभी पिता का डेथ हुई है, मां की डेथ हुई है, और इसके जो व्यवहार है वो अजीबोगरीब है, मतलब वो दुख उसके चेहरे पे शायद दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके पिता को शक हुआ, मामा जी को शक हुआ। मामा जी का कोई जानकार जयपुर में पुलिस रहा होगा, और चूंकि वो हाई कोर्ट में काम करती थी तो पुलिस से उन्होंने बातचीत की उसके मामा जी कि जरा तुम देखना, ये मामला थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, कहीं ये कत्ल तो नहीं है। अब पुलिस जो है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पुलिस जो सबसे पहला काम करती है वो ये करती है कि वहाँ के जितने भी सीसीटीवी या कैमरे जो लगे हुए हैं उससे वो फुटेज कलेक्ट करने का काम करती है। तो उस फुटेज में ये पाया जाता है कि जब उसकी माँ हॉस्पिटल से निकलती है तो निकलने के बाद एक फ़ोन आता है मोटरसाइकिल वाले को। मोटरसाइकिल वाले जो है वो कार वाले को फ़ोन करता है, और कार जो है उधर से आती है और मोटरसाइकिल इधर से चला जाता है। अब चला जाता है एक्सीडेंट के बाद पीछे से, तो पुलिस जो है कड़ियां जोड़ने में लग जाती है। और पुलिस जब कड़ियां जोड़ने लगती है तो कहता है कि भाई, जब स्कॉर्पियो से एक औरत का अभी एकदम ताजा ताजा डेथ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और पीछे से ये मोटरसाइकिल चलता है, और ये मोटरसाइकिल चलता है और चलने के बाद वो देखता भी नहीं है कि वहां कोई महिला गिरी, औरत हुई, किसी की डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ, नहीं, वो आराम से चला जाता है। फिर वो पीछे 1 महीना पहले उसके घर के आसपास की जब सीसीटीवी या वीडियो फुटेज देखता है तो उसमें देखता है कि एक गाड़ी लगातार, एक कार वहां खड़ी रहती है, थार, और यहां पे एक बाइक लगातार खड़ा है पिछले कुछ दिनों से। तब पुलिस के दिमाग में शक पैदा होता है। अब वो सीसीटीवी का जो फुटेज होता है उस फुटेज को पूरा लंबा चौड़ा कर करके गाड़ी का नंबर प्लेट देखने का प्रयास करता है, और नंबर प्लेट पुलिस को दिखाई दे देती है। और वो नंबर प्लेट के माध्यम से पुलिस जो है ओनर का पता लगा लेती है स्कॉर्पियो का। अब उस ओनर के पास जाता है। अब ओनर जो है वो कहता है कि जी गाड़ी तो मेरी ही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये गाड़ी फला आदमी जो है वो भाड़े पे लेके गया था 30,000 रुपया में। अब वो फला आदमी कौन है? वो फला आदमी जो है वो 4 आदमी जिसको उन लोगों ने हायर किया था उनमें से एक था। अब वो उस तक पहुंच जाती है पुलिस। फिर वो बताता है कि जी मैंने तो फलाने के कहने पे, किसके कहने पे? मोहन लाल जो आयुषी का ताऊ था उसके कहने पे मैंने गाड़ी हायर की थी। अब कड़ियां जुटने लग गई। अभी वहां मातम का जो काम होता है, जो 1 सप्ताह का 12 दिन का, वो काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन इतना सारी चीजें पुलिस के पास आ चुकी थी। अब पुलिस जाती है भरतपुर, जहाँ की मौत के बाद जो भी विध व्यवहार होता है भारतीय समाज में वहाँ चल रहा था। अच्छा, वहाँ उसके पुलिस वालों के उसके मामा जानकार थे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत सिक्कत ना हो जाए इसके लिए पुलिस ने बड़ी ही सावधानी से उस लड़की से, आयुषी से डील करता है। और जैसे ही ये डील करने लगता है, पुलिस जाके बात करती है, तो पुलिस से वो जिस तरीके से, वो जिस रूड व्यवहार से वो बात करती है,
पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। तब पुलिस कहती है कि देखिए बेटा, आपको हम परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के एक्सीडेंट केस में जब डेथ हो जाती है तो यही भरतपुर के ही, यहीं पास के ही थाने में आपको बस चलना है, एक रिपोर्ट लिखवा करके बस आप आ जाइए। जब आयुषी को ये समझ में आता है कि अच्छा, पुलिस को तो बस कुछ फॉर्मेलिटी करनी है, इसीलिए मुझे जाना है, तो वो गाड़ी में बैठती है पुलिस की, और उसके बाद वो पुलिस की गाड़ी रुकती नहीं। वो पुलिस की गाड़ी पहुंचती है सीधा जयपुर थाने में, और जयपुर थाने में पहले से वो स्कॉर्पियो, पहले से वो चारों लोग, उसका ताऊ, उसका भाई बलराम, सारे लोग वहां मौजूद थे। अब जो है इस लड़की के पास कोई चारा नहीं था ये गछने के कि जी हाँ, हम इसमें शामिल थे। सोचो, एक लड़की जिसकी उम्र अभी 20-22 साल की हुई, वकालत पढ़ रही थी, फाइनल ईयर में थी, वो चाहती तो खुद भी इस प्रकार की नौकरियों को अपनी मेहनत करके ले सकती थी, लेकिन उसको तो जीवन में शॉर्टकट चाहिए, और ये शॉर्टकट इतना छोटा हो गया कि अब उसका बुढ़ापा जो है वो जेल में, जवानी भी जेल में कटेगा और बुढ़ापा भी जेल में कटेगा। यानी अब वो ख़त्म हो चुकी है। उसका ताऊ, उसका भाई और वो लोग जो इस कत्ल में शामिल थे, उन सब की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि कभी भी अगर आप लोग के दिमाग में कोई शॉर्टकट दिखाई दे, जिसमें गलत रास्ते को चुनकर मिलने वाला अगर वो शॉर्टकट है, तो ऐसे काम को ना करें। जय भारत।